हाय गाइस, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग अमेजिंग और पढ़ाई एकदम जोर शोर से चल रही है। एंड टू फ्यूल टू दैट प्रिपरेशन आ गए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के एंड की तरफ। आ गया है मेरा पर्सनल फेवरेट चैप्टर, मार्जिनल कॉस्टिंग। बहुत सारे फॉर्मूलाज, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे क्वेश्चंस में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम्हारे लिए जरूरी हैं उनको कंपाइल करके लेके आ चुका हूँ। वापस से बता दूं, हर बार बताता हूँ, ये वाले जितने भी कंपाइलेशंस है इज फ्रॉम माय ओरिजिनल वीडियो लेक्चर्स। हम उन्हीं को ही कंपाइल करके आपको दिखा रहे हैं एंड होप यू विल बी बेनिफिटिंग आउट ऑफ इट। सारे के सारे वीडियोस आर इम्पोर्टेंट, सारे के सारे क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। प्लीज हैव अ गुड लुक एट इट, अच्छे से समझ के जाना। ये चैप्टर पेपर में ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कितना भी सिंपल पेपर हो या कितना भी डिफिकल्ट पेपर हो, इस चैप्टर से क्वेश्चन होना मैंडेटरी है। सो आई वांट यू टू पे क्लोज अटेंशन टू दैट वीडियो। अच्छे से देखो एंड इसके सारे फॉर्मूलाज है ना, अपने पास एक फॉर्मूला शीट में कंपाइल्ड है। यू कैन वॉच दैट, डाउनलोड दैट फॉर्मूला शीट फ्रॉम माय इंस्टाग्राम चैनल और फ्रॉम माय टेलीग्राम चैनल, कहीं से भी मेरे वे यू फाइंड इट अप्रोप्रिएट, वहां से प्लीज जाके डाउनलोड कर लो और इसे समझ लो कैसे करना है। So I will see you on the other end. Without any further ado, let's begin. Come on. चल, तो स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। आई होप तेरे को आंसर आ चुका हो। फोर्थ पार्ट में शायद थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। आई विल मेक श्योर कि उसमें ना तेरे को आगे वापस कभी दिक्कत ना हो। वेरी वेरी सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल। क्या बोला है देख। द फॉलोइंग फिगर्स आर रिलेटेड टू LM लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2012। इन्होंने बोला है सेल्स हुआ है 24,000 यूनिट्स एट 200 पर यूनिट का। पीवी रेशियो दे दिया है और ब्रेक इवन पॉइंट इज 50%। देख, अपने को जो तीन चीज चाहिए होती है ना चार्ट बनाने के लिए, वो रेडी है। यू हैव अ परसेंटेज, यू हैव पीवी रेशियो एंड यू हैव वन नंबर। इस बार अपने पास नंबर कौन सा है? सेल्स का। तो नंबर है, पीवी रेशियो है और एक परसेंटेज है। अपना चार्ट इधर से बहुत आसानी से बन जाएगा। इसके लिए ना फॉरगेट व्हाट इज आस्क्ड, पहले तो चार्ट बना लेता। लेट्स ड्रॉ द चार्ट फर्स्ट। तो अपने पास टोटल सेल्स है। द टोटल सेल्स स्प्लिट बिटवीन ब्रेक इवन सेल्स एंड एमओएस सेल्स। ठीक है। ब्रेक इवन सेल्स कितना है? द ब्रेक इवन सेल्स आर 50% एंड द एमओएस सेल्स आर 50%। ये दोनों 50-50% है। क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन सेल्स 50% है। अच्छा, टोटल सेल्स कितना है? हाउ मच आर द टोटल सेल्स? ये ध्यान रखना, सेल्स लिखना है, यूनिट्स मत लिखना। तो 24,000 इंटू 200 रुपए पर यूनिट, तो टोटल सेल्स हो जाएगा 48 लैक्स का। ठीक है। तो टोटल सेल्स है 48 लैक्स, उसमें से 50% है ब्रेक इवन सेल्स, 50% है एमओएस सेल्स। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ ब्रेक इवन सेल्स कितना होगा। ब्रेक इवन सेल्स होगा 24 लाख इंटू पीवी रेशियो। क्वेश्चन ने पीवी रेशियो 25% बोला है, तो अपने को आ जाएगा फिक्स कॉस्ट है 6 लाख। एमओएस सेल्स कितना होएगा? ये भी होगा 24 लाख इंटू पीवी। पीवी 25% है, तो आ जाएगा प्रॉफिट 6 लाख का। मेरे को एक बात बता, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट सेम आ रहा है, इज दैट अ कोइंसिडेंस कि ये सेम है? इट इज नॉट। हमेशा ध्यान रखना, जब ब्रेक इवन और एमओएस 50-50% होंगे ना, तो इनको सेम ही आना पड़ेगा। जब ब्रेक इवन और एमओएस 50-50% होंगे, तब इनको सेम ही आना पड़ेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ? देख, बहुत बेसिक टेबल बनाया अपन ने। टोटल चार्ट बनाया, टोटल सेल्स दिया था 24,000 यूनिट्स एट 200 पर यूनिट, तो 48 लाख का सेल, उसका 50% ब्रेक इवन, 50% एमओएस। ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू योर फिक्स कॉस्ट, एमओएस सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू योर प्रॉफिट। तो ब्रेक इवन सेल्स है, पीवी है, तो फिक्स कॉस्ट आ गया। एमओएस सेल्स है, पीवी है, तो प्रॉफिट आ गया।
तो मेरे को लगता है ये तो हो गया रेडी। अच्छा, अब देखते हैं मांगा क्या। तो फिक्स कॉस्ट मांगा है, मिल गया। प्रॉफिट मांगा है, वो भी मिल गया। हाँ, अब है ना थर्ड रिक्वायर्ड में देख क्या बोला है, यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ टारगेट प्रॉफिट ऑफ 11 lakhs। तो ठीक है ना, उनको 11 लाख प्रॉफिट चाहिए, तो अपन लोग उसके हिसाब से वर्किंग दे देते। क्या करेंगे वर्किंग में, रिवर्स जाओ, रिवर्स जाएंगे। प्रॉफिट है 11 लाख का, प्रॉफिट 11 लाख। फिक्स कॉस्ट कितना है, फिक्स कॉस्ट अपन ने ढूंढा है 6 लाख का है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 17 लाख। अच्छा, अब यहां से जंप कैसे करेंगे, पीवी दिया है ना, ये 25% है, तो 100% कितना होगा, तो 17 लाख इज 25%, तो सेल्स है 68 lakhs। सीधा है, सेल 68 lakhs हो जाएगा। बट हैव दे आस्क्ड यू सेल्स, दे हैव आस्क्ड यू नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। तो यूनिट्स कैसे आएगा, 68 lakhs का सेल है, सेलिंग प्राइस है 200 रुपए, तो 68 लाख डिवाइडेड बाय 200, 34,000 यूनिट्स। 34,000 यूनिट्स। देख, एक यूनिट 200 रुपए में बिकता है, तो 68 लाख का सेल करने के लिए कितने यूनिट्स लगेंगे। अगर इसमें कंफ्यूजन होता है तो ऐसे लिख ले, एक यूनिट का 200, तो 68 lakhs का कितना यूनिट, वापस घूम के ये वहीं पहुंचेगा। तो वी अंडरस्टैंडिंग। तो बस हो गया अपना काम रेडी। थर्ड रिक्वायर्ड भी हो गया, उन्होंने बोला बताओ कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे 11 लाख के प्रॉफिट के लिए। तो 11 लाख प्रॉफिट है, फिक्स कॉस्ट है 6 लाख का, सो मतलब कंट्रीब्यूशन में 17 लाख बनाना है। अब उस कंट्रीब्यूशन में 17 लाख बनाना है, बोला है पीवी रेशियो है 25%, तो बेसिकली 17 लाख इज 25%, तो 100% कितना, 68 lakhs। बट बट उन्होंने मांगे अपने से यूनिट्स। अब अगर यूनिट्स मांगे हैं तो सेल्स तो नहीं दे सकता, तो क्या करें, 68 लाख का सेल आ गया, एक यूनिट का 200 रुपया मिलता है, तो 68 लाख के लिए कितना सेल करना पड़ेगा, सिंपल। फोर्थ रिक्वायर्ड देखो, ये हो गया। हाँ, फोर्थ रिक्वायर्ड पहले भी बोला था शायद दिक्कत आ सकती है, आएगी ऐसा जरूरी नहीं बोला था, आ सकती है। तो अब देख क्या बोला हुआ है, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। कॉस्ट बोला है, तो फिक्स और वेरिएबल दोनों हो जाएगा यहाँ पे, फिक्स और वेरिएबल दोनों होगा ना। बस अब यहाँ पे चेंज क्या हुआ, अपन लोग हमेशा है ना ऑन सेल्स ले रहे थे, ये बार साला ऑन कॉस्ट पूछ लिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हें ये आता है क्या, एक सेकेंड, 25% मतलब 1/4, इट इज 1/4 ऑन कॉस्ट, तो इट विल बी 1/5 ऑन सेल्स। ये आता है, नहीं भी आता हो तो चलेगा। सुन मेरी बात, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेल। अगर तुम कॉस्ट से सेल्स की तरफ जा रहे हो, कॉस्ट से सेल्स की तरफ जा रहे हो, तो ये डिनोमिनेटर में 1+ कर देना। तो 1/4 ऑन कॉस्ट है, 1/5 ऑन सेल्स, 1/3 ऑन कॉस्ट है, 1/4 ऑन सेल, 1/2 1/2 ऑन कॉस्ट है, तो 1/3 ऑन सेल, 1/6 ऑन कॉस्ट है, तो 1/7 ऑन सेल। और अगर तुम सेल से पीछे जा रहे हो तो एक माइनस कर देना। तो सिर्फ इतना ही ध्यान रखना, तुम आगे आ रहे हो या पीछे जा रहे हो। कॉस्ट से सेल्स जा रहे हो +1,
सेल से कॉस्ट आ रहे हो -1, तो 1/5 ऑन सेल विल बी 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/4 on cost will be 1/5 on sale, 1/4 on sale 1/3 on cost, 1/3 on sale 1/2 on cost. समझ में आ रहा है? तो कभी भी है ना ये कंफ्यूजन आने ही मत देना। इसका एकदम छोटा सा हैक है, अगर से ये तो समझेगा ना, 25% मतलब 1/4 होता है, 33% मतलब 1/3 होएगा, है ना, 20% मतलब 1/5 होएगा, 16.66% मतलब 1/6 होएगा, है ना। तो अच्छा, ये वाला होता ही है ना, जैसे ही तुम्हें 1/4 आ गया, जैसे ही 1/4 आ गया, तो 1/4 किसके ऊपर है? ऑन कॉस्ट है, सेल्स पे जाओ तो +1 कर दो। सेल 1/4 ऑन सेल्स है, पीछे आना है तो 1/3 कर लो, 1 माइनस करना, पीछे आओगे 1 माइनस, आगे जाओगे 1 प्लस। समझ में आ रहा है? तो 1/5 ऑन सेल, ये 1/5 कितना होता है? 20%। तो 20% ऑन सेल्स से अब देख, पूरा क्वेश्चन का है ना वो नजरिया ही बदल गया। 1/4 ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट बोला था, अब वो 1/5 ऑन सेल हो गया, 20% ऑन सेल्स। खत्म हो गई कहानी यहाँ पे। 1/5 ऑन सेल्स इज 20%। बस, अब तो जो क्वेश्चन तो अभी तक करते आ रहा है वैसा ही है, कुछ अलग है ही नहीं। समझ में आ रहा है? इसमें बस है ना ये कन्वर्जन का ही खेल है। ऐसा नहीं है कि है ना 25% ऑन कॉस्ट नहीं ले सकता, डोंट गेट मी रॉन्ग, पर है ना उसके लिए मेहनत ज्यादा है, मार्क्स तो उतना ही आना है, तो क्यों करें मेहनत ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे है ना अपन लोग ने इसको कन्वर्ट कर लिया, 1/4 ऑन कॉस्ट था उसको 1/5 ऑन सेल्स कर दिया, 1/5 माने 20%। ठीक है, अब है ना अपन लोग यहाँ पे अपने पास एक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, अपने पास यूनिट्स नहीं है, तो अपन लोग क्या करेंगे, लेट द यूनिट्स बी एक्स, यूनिट्स बी एक्स, तो सेल्स कितना हो जाएगा? सेल्स विल बी selling price per unit into number of units. The selling price per unit is 200, number of units are x, less variable cost. Variable cost कितना आएगा? It will be variable cost per unit into number of units. Variable cost per unit कितना है? 150, number of units x, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 150 है क्या? मैं तो ऐसे लिख दिया, हाँ बराबर है। नहीं लिखेंगे, अपने को पता नहीं है, पर कंट्रीब्यूशन कितना है? 25%, तो सेल्स का 25% मतलब कितना हो जाएगा? 50x, तो ये 150x हो जाएगा। ठीक है, फिर फिक्स कॉस्ट कितना है? फिक्स कॉस्ट तो 6 लाख है ना मेरे भाई, ढूंढा था। और प्रॉफिट इसका कितना परसेंट प्रॉफिट है इसका? 20%, तो 40x हो गया। कर लेंगे सॉल्व, 50x माइनस 6 लाख इज 40x। तो देखो डायरेक्ट नहीं करते, कंफ्यूज हो गए तो 50x माइनस 40x इज ऑपोजिट साइड 6 लाख, 10x इज 6 लाख, x इज 60,000। व्हाट वाज x? यूनिट्स, तो यूनिट 60,000 है, पर मांगा क्या है? नंबर ऑफ यूनिट्स ही मांगा है, टू अर्न नेट इनकम ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, तो यूनिट्स ही मांगा, तो यूनिट्स हो गए 60,000। समझ में आ रहा है? तो बस इस पूरे फोर्थ पार्ट में एक ही काम करना था, एक ही काम, 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल्स, 1/5 का मतलब हो गया 20%, 1/5 डिवाइड कर आ जाएगा, है ना, तो वो आ गया 20%। अपन ने है ना पूरा क्वेश्चन का पूरा आउटलुक ही चेंज कर दिया, 25% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल,
20% ऑन सेल के हिसाब से। अब 20% ऑन सेल वाला सिचुएशन तो अपन ने कितनी बार कर लिया? अपन ने कर लिया एक बार, दो बार, तीसरी बार हो रही है, तो वो तो आता है अपने को। हो गया पार्ट, समझ में आया? अब सिर्फ एक लास्ट रिक्वायर्ड बच रहा है। लास्ट रिक्वायर्ड क्या बोल रहा है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द ब्रेक इवन पॉइंट इज टू बी ब्रॉट डाउन, ए बहुत ध्यान से, ब्रॉट डाउन बाय 4000 यूनिट्स। इट हैज टू बी ब्रॉट डाउन बाय 4000 यूनिट्स। अब एक बात समझ, इधर जो था ना, इट वॉज ब्रॉट डाउन टू 1,20,000, मतलब उन्हें 1,20,000 ब्रेक इवन चाहिए था। बट इस बार क्या बोल रहे हैं? ब्रेक इवन 4,000 से कम करना है, 4,000 यूनिट से कम करना है। तो सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि भाई मेरे करंट ब्रेक इवन कितना है, तो सबसे पहले वो फाइंड करेंगे। तो करंट ब्रेक इवन कैसे आएगा? करंट ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बराबर। सेलिंग प्राइस अपने पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं है, तो पहले वो ढूंढ लेते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है ना, 200 है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अभी तक पता नहीं है, बट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये 25% है, तो ये 50 रुपए हो जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट 150, फिक्स कॉस्ट कितना है? 6 लाख डिवाइडेड बाय 50, 12,000 यूनिट्स, 12,000 यूनिट है करंट ब्रेक इवन पॉइंट। इन्हें रिवाइज कितना करना है? रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट कितना हो जाना है? 4,000 यूनिट्स कम, तो 12,000 में 4,000 यूनिट्स कम, 8,000 यूनिट्स इज योर रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, द रिवाइज ब्रेक इवन इज 8,000 यूनिट्स। अब ये लोग बोल रहे हैं कि 8,000 यूनिट का अगर अपने को ब्रेक इवन चाहिए, तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा? अपन को है ना, इससे पहले ये वाला जो क्वेश्चन किया था उसमें बोल दिया था कि ब्रेक इवन है ना 1,20,000 यूनिट चाहिए, पीरियड। बट इन दिस वन दे आर सेइंग दैट दे वांट टू रिड्यूस द ब्रेक इवन पॉइंट बाय 4,000 यूनिट्स। उसके लिए करंटली ब्रेक इवन कितना है वो तो ढूंढना पड़ेगा। तो करंट ब्रेक इवन स्टैंड्स एट 12,000 यूनिट। ठीक है, करंट ब्रेक इवन स्टैंड्स एट 12,000 यूनिट, उसमें 4,000 यूनिट कम करने, तो मतलब अब 8,000 यूनिट हो जाएंगे अपना रिवाइज ब्रेक इवन। ठीक है, अब ये जो रिवाइज ब्रेक इवन है, इससे अपने को सेलिंग प्राइस ढूंढना है। तो सिंपल है ना यार, ब्रेक इवन पॉइंट का ही फॉर्मूला में वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे। उनको चाहिए ब्रेक इवन 8,000, फिक्स कॉस्ट है 6 लाख अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना हो जाएगा? 6 लाख डिवाइडेड बाय 8,000, 75 पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 75, सिंपल। अब क्या करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऐड कर देंगे। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आज भी 150 ही है, तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट 225 पर यूनिट हो जाना है। पीवी रेशियो यूज मत करना। यू के नॉट से 75 इज 25%, तो 100% 300 होगा, ये नहीं कर सकते। क्यों सर? क्योंकि पीवी रेशियो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इन दोनों में से कोई भी एक एलिमेंट हुआ चेंज, पीवी रेशियो सेम नहीं रहेगा। अब क्या एलिमेंट चेंज हो रहा है सर? अपना तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट चेंज हो रहा है, पहले 50 था अब 75 है।
अपना सेलिंग प्राइस भी चेंज हो रहा है, तो अपने तो दोनों एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं। कैन यू यूज द सेम पीवी रेशियो? नो, सेम पीवी रेशियो नहीं आएगा। बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आज भी 150 ही है, परसेंटेज चेंज हो गया, पर 150 रुपए तो 150 ही रहा, तो इट विल स्टिल बी 150। आर वी अंडरस्टैंडिंग? इट विल स्टिल बी 150। अपना नया कंट्रीब्यूशन है 75, वेरिएबल कॉस्ट है 150, तो नया सेलिंग प्राइस आ जाएगा 225 रुपीज। आर वी अंडरस्टैंडिंग? बिल्कुल भी ये वाला मिस्टेक होना नहीं चाहिए। आर वी क्लियर? बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है कि अपना पीवी चेंज हो जा रहा है, अपना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आज भी उतना का उतना ही है, ठीक है? तो पीवी चेंज हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट टर्म्स में उतना ही रहेगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग? बहुत अच्छा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सारे रिक्वायर्ड है, ये आना चाहिए 10-12 मार्क के रेंज के आसपास, ठीक है? तो सिंपल है यार, मतलब पहले दो रिक्वायर्ड में तो कुछ था नहीं, इनफैक्ट पहले तीन में भी कुछ नहीं था, थर्ड रिक्वायर्ड भी बचपन से ही करते आ रहे हो। रिवर्स जाओ, प्रॉफिट पूछा बताया है, फिक्स कॉस्ट पता है, ऊपर जाओ हो जाएगा अपना आंसर रेडी वहां पे, तो वो भी इशू नहीं था। फिर फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा ध्यान क्या रखना था, 1/4 ऑन कॉस्ट इज 1/5 ऑन सेल। 1/5 ऑन सेल मतलब कितना हो गया, 20% ऑन सेल्स। अब उसके बाद एक बार 20% ऑन सेल्स आया तो रेगुलर हो गया क्वेश्चन। सेल्स में अपने को यूनिट्स नहीं पता था, तो यूनिट्स एक्स मान लिया, तो सेल्स आ गया, वेरिएबल कॉस्ट आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया, फिक्स कॉस्ट तो पता ही था, प्रॉफिट 10%, 20% ऑन सेल ले लिया, इक्वेशन बनाया, सॉल्व किया, अपने को एक्स का आंसर आया, एक्स यूनिट्स था, मांगा भी यूनिट्स था, हो गया अपना काम। और फिफ्थ पार्ट में देख क्या बोला था कि अपने को ब्रेक इवन पॉइंट 4000 से कम करना है, 4000 नहीं चाहिए, 4000 से कम करना है। तो अब अगर 4000 से कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये ढूंढना पड़ेगा कि करंट ब्रेक इवन कितना है, जितना भी करंट ब्रेक इवन है उसमें 4000 कम रिवाइज ब्रेक इवन होना पड़ेगा। तो करंट ब्रेक इवन कितना है, 12000 यूनिट, 4000 कम मतलब 8000 यूनिट रिवाइज ब्रेक इवन होना चाहिए, ठीक है? रिवाइज ब्रेक इवन पे अपने को क्या सेलिंग प्राइस लगेगा वो पूछ रहे हैं, तो वापस से ना ब्रेक इवन पॉइंट का ही फॉर्मूला डाला, तो अपने को नया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिला, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऐड कर देना। पीवी रेशियो नहीं चलेगा, पीवी रेशियो यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि पीवी रेशियो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट, दोनों ही चेंज हो रहा है। तो अगर दोनों चेंज हो रहा है तो फिर ऑटोमेटिकली है ना अपना पीवी रेशियो सेम नहीं रहेगा, बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा, तो वो कर लो, आ गया आंसर। समझा गया? चलो, अब है ना जो अगला वाला सेट ऑफ क्वेश्चंस है, दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 29 तक। तो ये सारे सेट में है ना, ये पूरे सेट में एक ही कॉमन टाइप का ही काम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 से लेके है ना ऑलमोस्ट समझ लो 37 तक काफी ऑफ बीट काम है, सब इंडिविजुअल टाइप के क्वेश्चंस है। अब है ना टाइप पैटर्न नहीं है। फिर 39, 38, 39, 40 ये एक पैटर्न है, 41, 42 एक पैटर्न है। फिर दो तीन क्वेश्चंस है ना तो तुम्हारे थोड़े से वो इंडिपेंडेंट टाइप वाले हैं, और फिर 46 से तो डिसीजन मेकिंग चालू हो रहा है, ठीक है? तो अभी इस वीडियो को कर रहा हूँ बंद। आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 26। ये वाला मत करना, मेरे साथ करना, उस टाइप को समझ, उस ऑर्डर को समझ, उसके बाद है ना आगे के क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है ना? चलो चलो, क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं चालू। 28 में देख क्या बोला हुआ है, मैक्सिम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स अ प्रोडक्ट एंजॉय इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट 2014, मार्क कर लो, 14,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट एंजॉय वर सोल्ड एंड द डिटेल्स आर एज अंडर। तो यहाँ पे वापस सब कुछ टोटलिटी बेसिस पे दिया हुआ है, अपन इसको पर यूनिट करते जाने। अब फोरकास्ट फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2014 हैज बीन कैरीड आउट बाय द जनरल मैनेजर ऑफ मैक्सिम लिमिटेड। अगले महीना, देख अपने को ये जो डेटा दिया हुआ है ये अगस्त का है, अगले महीने में ये लोग क्या बोल रहे हैं, एज पर द फोरकास्ट प्राइस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल एंड वेरिएबल ओवरहेड विल बी इंक्रीज बाय 10% एंड 5% रिस्पेक्टिवली, ठीक है? तो प्राइस बढ़ने वाला है 10% और 5% से। अब मांगा क्या है वो बाद में, अभी फिलहाल है ना सारा का सारा डेटा प्लान करेंगे।
14,000 यूनिट्स हुए हैं अपने पास। अगस्त का डेटा प्लान करते हैं सबसे पहले। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना हो जाएगा? 2,52,000 का सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 14,000 यूनिट्स है ना अपन लोग कर रहे हैं, तो 2,52,000 डिवाइडेड बाई 14,000, 18 रुपए पर यूनिट अपना सेलिंग प्राइस हो गया। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 1,12,000 डिवाइडेड बाय 14,000, तो 1,12,000 डिवाइडेड बाय 14,000, ये 8 रुपए होता है, ठीक है। 1,12,000 डिवाइडेड बाय 14,000, या 8 रुपए। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितना होगा? 49,000 डिवाइडेड बाय 14,000, सो 49,000 डिवाइडेड बाय 14,000, ये 3.5 हो रहा है। और वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कितना हो रहा है? 35,000 डिवाइडेड बाय 14,000, ये 2.5 जैसा लग रहा है, बराबर लग रहा था 2.5। तो अभी है ना 8 प्लस 3.5 प्लस 2.5, 14 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपए, ये अगस्त का है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट में क्या बोला हुआ है? 28,000, ठीक है। सितंबर का डेटा अभी तक अपने पास पूरा डिटेल है नहीं, इसके लिए बना नहीं रहे, ठीक है। अब है ना रिक्वायर्ड की तरफ देख लेते हैं। रिक्वायर्ड में देख क्या बोला हुआ है? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू मेंटेन द सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट। सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट, क्वांटम का मतलब है अमाउंट, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दैट वाज मेड इन अगस्त। तो उनको है ना सितंबर के महीने में सेम प्रॉफिट चाहिए जो अगस्त में, उसके लिए कितने यूनिट्स लगेंगे? अब मेरे को एक बात बता, यूनिट्स चेंज क्यों होंगे? जो प्रॉफिट अगस्त में वही सेम है ना सितंबर में लाने के लिए ज्यादा यूनिट्स क्यों बेचने पड़े? क्योंकि अपना खर्चा बढ़ गया है, समझ में आ रहा है? तो अब पहले तो अपन एक काम करते हैं, सितंबर के महीने में है ना डेटा ड्रॉ करते हैं, सितंबर के महीने का डेटा। तो देख क्या बोला हुआ है, सितंबर में सेलिंग प्राइस के लिए कुछ बोला है क्या? नहीं। तो सेलिंग प्राइस तभी भी 18 ही रखेंगे। डायरेक्ट मटेरियल कितना होएगा? डायरेक्ट मटेरियल इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 10%, तो अभी 8 था प्लस 10%, तो ये 8.8 हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर के लिए कुछ बोला है क्या? नहीं। डायरेक्ट लेबर है ना अभी भी 3.5 ही रहेगा, नो चेंज। और वेरिएबल ओवरहेड में बोला है इट इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 5%, अभी 2.5 है, प्लस 5% ऐड हो जाएगा। 2.5 प्लस 5%, तो टू, अच्छा, 2.625 हो जाएगा। तो अब नया कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 18 माइनस 8.8 माइनस 3.5 माइनस 2.625, 3.075। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं बोला है, तो ये भी मानेंगे उस टाइम पे 28,000 ही है, ठीक है। अब इन्होंने बोला क्या है? सेम क्वांटम ऑफ प्रॉफिट, जितना ना अगस्त में था उतना ही सितंबर में कमाना है, कितना यूनिट्स बेचना पड़ेगा? अरे पर अगस्त में प्रॉफिट कितना है यही नहीं पता। तो अगर अगस्त में प्रॉफिट नहीं पता है तो सबसे पहला काम वो करते हैं, अगस्त का प्रॉफिट ढूंढ लेंगे। तो अगस्त में प्रॉफिट कितना आएगा? तो मैं ना यहाँ पे सीधा कंट्रीब्यूशन से ही चालू कर रहा हूँ। इट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। अब क्यों ये कर रहे हैं? क्योंकि अपने पास ऑलरेडी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, नंबर ऑफ यूनिट्स भी है। तो 56,000 कंट्रीब्यूशन हो गया। फिक्स कॉस्ट कितना है? 28,000। तो मतलब प्रॉफिट कितना हो गया? 28,000। ये है अगस्त की कहानी। अब सितंबर में क्या होगा? तुम्हें सितंबर में भी 28,000 का ही प्रॉफिट कमाना है। सितंबर में 28,000 का फिक्स कॉस्ट है,
तो सितंबर के महीने में 56,000 का कंट्रीब्यूशन कमाना है। सितंबर के ही महीने में 56,000 का कंट्रीब्यूशन कमाना है। अब एक यूनिट से 3.075 मिलेगा सितंबर में, ठीक है। 3.075 मिलेगा सितंबर में, तुम्हें कमाना है 56,000, तो कितने यूनिट्स लगेंगे? सिंपल, 56,000 कमाना है, एक यूनिट से 3.075 आता है 18,211 या 212, कुछ भी लिख सकते हैं, 211 यूनिट्स लिख लेते हो। तो जो प्रॉफिट 14,000 यूनिट्स बेचने पे आया अगस्त में, उतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए 18,211 यूनिट्स लग गए अपने को सितंबर के महीने में। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि खर्चा बढ़ गया, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ गया, कंट्रीब्यूशन कम हो गया, तो अब उतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? अब ये तो हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। रिकैप जैसा कुछ बहुत ज्यादा ग्रेट है नहीं, पर फिर भी एक बार समझ ले। अपन ने सबसे पहले क्या किया, सब कुछ पर यूनिट पे ले लिया, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट जितने भी थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स, इन तीनों को पर यूनिट पे लिया, कंट्रीब्यूशन ढूंढा। फिक्स कॉस्ट बोल रखा था 28,000 है। अब ये लोग क्या बोले कि है ना, डायरेक्ट मटेरियल 10% से बढ़ेगा, वेरिएबल ओवरहेड 5% से बढ़ेगा। तो सितंबर के महीने में ये लोग बोल रहे हैं कि उन्हें उतना का उतना ही प्रॉफिट कमाना है। तो अब अगर उतना का उतना ही प्रॉफिट कमाना है तो फिर कितने पैसे देने पड़ जाएंगे, तो कितने यूनिट्स बेचने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब देख, सबसे पहले तो अपन ने है ना करंट कंट्रीब्यूशन ढूंढा, करंट स्ट्रक्चर निकाला, उसके हिसाब से जहां चेंजेस थे वहां पे चेंजेस दे दिए, ठीक है। दो जगह चेंजेस थे, डायरेक्ट मटेरियल में और वेरिएबल ओवरहेड में, तो उसमें चेंजेस दे दिए। सेलिंग प्राइस सेम रखा क्योंकि कुछ बोला नहीं है, और लेबर में कोई चेंज है नहीं। तो अपने को नया कंट्रीब्यूशन है, करंटली 4 रुपए कमा रहे थे, पर अब कमाओगे कितना? 3.075, ठीक है। अब कमाओगे 3.075। फिक्स कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं है, पहले भी 28,000 था, आज भी 28,000 ही है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला, अगस्त के महीने में जो प्रॉफिट आया ना, वही प्रॉफिट सितंबर के महीने में चाहिए। अब अगस्त के महीने में कितना प्रॉफिट आया? अगस्त के महीने में 28,000 रुपए तो प्रॉफिट है। कैसे आया? अपन ने कंट्रीब्यूशन ढूंढा। कंट्रीब्यूशन कैसे मिला? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसे ढूंढ लिया, सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट अवॉइड, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स, तो अपने को टोटल कंट्रीब्यूशन मिल गया, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस कर लिया, प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है यही 28,000 का प्रॉफिट सितंबर के महीने में चाहिए, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज है नहीं, तो कंट्रीब्यूशन भी उतना ही लगेगा 56,000। उतना कंट्रीब्यूशन कमाना है, एक यूनिट से 3.075 आता है। अब बताओ कितना यूनिट्स लगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, हो गया अपना पहला रिक्वायर्ड। समझा गया? अच्छा, सेकंड रिक्वायर्ड में क्या मांगा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। मार्जिन ऑफ सेफ्टी पूछा है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन में किया था मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एमओएस कैसे आएगा? प्रॉफिट अपॉन पीवी, सिंपल। पर अपने से ना एक काम है ना जो रह गया, वो जो नहीं किया अपन ने, वो पीवी रेशियो नहीं ढूंढा है। तो अपन एक काम करते हैं ना, अगस्त और सितंबर के महीने में पीवी रेशियो ढूंढ लेते हैं। पीवी कैसे आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 18 इनटू 100, तो 4 डिवाइडेड बाय 18 इनटू 100, 22.22222222% सितंबर के महीने में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3.075, सेलिंग प्राइस तो 18 ही है, 3.075 डिवाइडेड बाय 18 परसेंटेज, 17.083333333333%, ठीक है। अब एमओएस कर लेते हैं। एमओएस को है ना प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो कर लेते हैं। तो अगस्त के महीने में प्रॉफिट कितना है? 28,000, पीवी रेशियो 22.222222%। तो 28,000
डिवाइडेड बाय 22.22222222% अगर पूरा लोगे ना तो एग्जैक्ट 1,26,000 आ रहा है, एग्जैक्ट 126 पूरा लेना है। 22.222222 पूरा एंड ऑफ द कैलकुलेटर ले, एग्जैक्ट 1,26,000 आ रहा है। और अब इधर देखते पूरा लेने से क्या आता है। इस सितंबर के महीने में प्रॉफिट कितना है, सेम रखा ना भाई। अगस्त और सितंबर दोनों महीने में सेम रखा है प्रॉफिट, तो सितंबर का प्रॉफिट कितना, 28,000 अपॉन 17.0833%। तो मैं कर देता हूँ 28,000 डिवाइडेड बाय 17.083333%। ये तो नहीं आया, 163,902। पर ठीक है, कोशिश करते रहना अपना काम है, बाकी तो ऊपर वाले की इच्छा है ना। तो तो आ गया अपने पास 28,000 डिवाइडेड बाय, इनफैक्ट मेरे को ऐसा लगता है, एक सेकंड, 28,000 डिवाइडेड बाय 17.083%, नहीं 163,905 बढ़ रहा है, मेरे को लगा 902 है, 163,900 आ जाए तो। एक मिनट, 28,000 डिवाइडेड बाय 17.08333, नहीं वो ही आ रहा, नहीं आएगा ये, 163,900 नहीं आने वाला, कोई बात नहीं। बट सिंपल क्वेश्चन यार, और 10 मार्क के लिए तो जेन्युइनली वर्थ है, मतलब कोई ज्यादा मेहनत भी नहीं है और काम भी है ना, सिंपल ही था। तो मेरे को लगता है इतने मार्क्स के लिए तो ये वर्थ है, ठीक है ना। चल, आई विल सी यू इन क्वेश्चन नंबर 29। 29 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे पास बैठ के करेंगे, साथ में करेंगे बैठ के ये, ठीक है ना। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद क्वेश्चन नंबर 29। चल चल, चालू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30। लवली क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना। और है ना, उसके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नंबर 31 भी रखा है तेरे लिए, तो है ना उसके बाद 30 होने के बाद 31 करेगा, ठीक है ना। क्या बोला है देख, PQR Limited has furnished the following data for 2 years। तो 2011 और 12 दो साल में सेल्स है ना, 11 का दिया है, 12 का क्वेश्चन मार्क है। पीवी रेशियो दोनों साल का दिया है, और एमओएस एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेल्स दोनों साल का दिया है, ठीक है। आगे देख क्या बोला है, देयर हैज बीन सब्सटेंस ये मार्क, देयर हैज बीन सब्सटेंशियल सेविंग इन द फिक्स कॉस्ट इन द ईयर 2012 ड्यू टू रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस। सो देयर हैव बीन सेविंग्स। अगर सेविंग्स हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि 2011 और 2012 का फिक्स कॉस्ट सेम नहीं। 2012 में द फिक्स कॉस्ट हैज बीन लेसर देन 2011, बराबर। अब वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कंपनी could maintain its sales quantity level, money units, in 2012 by reducing the selling price। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर 10 यूनिट पहले 20 रुपए में बेच रहे थे 2011 में, तो 2012 में 10 यूनिट ही बेच रहे हैं, बट एट लेस देन 20, 20 रुपए में नहीं, 20 से कम में होगा। समझ में आ रहा है। सो दे आर सेइंग 2010 में ना, 2011 में अगर 10 यूनिट बेचा है ना 20 रुपए में, 2012 में भी 10 यूनिट बेचा है, बट 20 से कम। और देख मांगा गया सेल्स फॉर 2012, फिक्स कॉस्ट फॉर 2012, ब्रेक इवन सेल्स फॉर 2012। अब सारा डेटा 2012 का मांगा है, पर 2012 में देर पास क्या है, परसेंटेजेस। अब है ना एक ब्यूटी समझ, परसेंटेज, परसेंटेज इन इट सेल्फ तो इज यूजलेस ना। इन इट सेल्फ परसेंटेज का क्या काम है, तुम किसी से अगर तब तक मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, तो अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो फिर मतलब क्या है, नहीं हो पाएगा कुछ भी। अब नंबर है कहां पे, नंबर है 2011 में, 2011 में नंबर है। तो अब अगर 2011 में नंबर है, ठीक है, तो 2011 में से ही कोई एक नंबर अपने को उठा के 2012 में डालना पड़ेगा, तभी जाके कुछ सेंस बनेगा।
तो अब है ना, करते क्या है, 2011 का डेटा बनाते हैं पहले। 2011 का डेटा। अब 2011 में अपने पास क्या क्या है, अपने पास सेल्स है 8 लाख, वेरिएबल कॉस्ट पता नहीं है, पर कंट्रीब्यूशन वो लोग बोल रहे हैं 50% है, तो मतलब ये 4 लाख हो गया, मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी 4 लाख हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है ना, फिक्स कॉस्ट पता है ना, प्रॉफिट पता है, पर मिलेगा क्या, मिलेगा 8 लाख का सेल है, और उन्होंने बोला एमओएस सेल ना कितना है, 40%। तो एमओएस सेल कितना हो गया, 8 लाख का 40%, 3,20,000। एमओएस सेल into the PV ratio, which is 50%, will be profit। प्रॉफिट कितना है, 1,60,000। तो अब अपने को प्रॉफिट पता चल गया 1,60,000 है, तो 2,40,000 अपना फिक्स कॉस्ट हो गया। 2011 का डेटा तो सिंपल है बॉस। 2012 में ऐसा कौन सा नंबर है जो 2011 से तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अब यूजुअल चॉइस है ना फिक्स कॉस्ट की होती है, पर फिक्स कॉस्ट सेम नहीं है। दे हैव सेड इन 2012 देयर हैज बीन अ रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस, तो उसकी वजह से सेविंग्स हो गया फिक्स कॉस्ट में, तो फिक्स कॉस्ट रहा ही नहीं, फिक्स कॉस्ट उतना रहा ही नहीं, तो फिक्स कॉस्ट तो नहीं है उतना, तो फिक्स कॉस्ट तो नहीं कैरी फॉरवर्ड कर पाओ। कंट्रीब्यूशन कैरी फॉरवर्ड होगा क्या, नहीं, क्यों, सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा, अगर कंट्रीब्यूशन सेम नहीं है, फिक्स कॉस्ट सेम नहीं है, तो प्रॉफिट सेम होगा क्या, नो, प्रॉफिट विल आल्सो नॉट बी द सेम। सेल सेम होगा क्या, नहीं, क्वेश्चन है बोल दिया दे आर रिड्यूसिंग द सेलिंग प्राइस, क्वांटिटी सेम है पर सेलिंग प्राइस कम हो गया, तो सेल्स कम हो जाएगा। तो अब ऑप्शन क्या बच रहा है, वेरिएबल कॉस्ट। पर क्या वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगा क्या, द आंसर इज यस। आंसर क्यों यस, क्योंकि बाबू अगर ये 10 यूनिट का वेरिएबल कॉस्ट है ना, तो आज भी तुम 10 ही यूनिट बेच रहे हो, तो यूनिट्स पहले भी उतने ही थे, बाद में भी उतने ही है, तो आज भी 10 यूनिट बेच रहे हो, कल भी 10 ही यूनिट बेच रहे थे, यूनिट्स तो हमेशा सेम ही रहने वाले हैं तुम्हारे। तो अगर यूनिट सेम है और वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज बोला नहीं है, तो वेरिएबल कॉस्ट विल रिमेन द सेम ना। अब एक बार ये नंबर मिल गया ना, तो इस क्वेश्चन की कहानी खत्म हो। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, नाउ देयर इज नथिंग, यू नो, ऐसा कुछ ओ वाओ सो ग्रेट टाइप है ना, कुछ नहीं। समझना यही है कि अपने पास 2012 में है ना सिर्फ और सिर्फ परसेंटेजेस दिए, और सिर्फ परसेंटेज का करोगे क्या, कोई नंबर ही नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो नंबर कहां से लाए, नंबर 2011 से आएगा। अच्छा, तो पहले अपन ने 2011 का डेटा बनाया, सेल्स दिया था, पीवी दिया था, तो वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन तो आ गया। अब एमओएस सेल दिया था, तो एमओएस सेल इंटू पीवी इज प्रॉफिट, तो अपन ने वो कर लिया, एमओएस सेल इंटू पीवी करके प्रॉफिट ढूंढा, तो फिक्स कॉस्ट मिल गया। अब सेल सेम हो नहीं सकता, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम हो गया। अब अगर सेलिंग प्राइस कम हो गया तो कंट्रीब्यूशन भी तो कम हो गया होगा। फिक्स कॉस्ट के लिए क्वेश्चन ने बोल दिया कि देयर हैज बीन सब्सटेंशियल सेविंग्स, तो सेविंग्स है ना वहां पे सब्सटेंशियल हो गया, तो फिक्स कॉस्ट कम हो गया, और अगर फिक्स कॉस्ट कम हो गया तो प्रॉफिट भी तो सेम नहीं रहा ना, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट सेम रहा। क्यों, क्योंकि द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट वर सोल्ड इन 2011 एंड 12 आर द सेम। अगर नंबर ऑफ यूनिट सेम है तो वेरिएबल कॉस्ट एज एन अमाउंट भी सेम है। अब 2012 में अपने पास पीवी रेशियो दिया, पीवी रेशियो बोला है 37.5% है, which means variable cost is 62.5% and 62.5% is 4 lakh, तो सेल्स हो गया 6,40,000 का, ये हो गया 2,40,000। अच्छा, एमओएस सेल 2012 का भी दिया,
तो वही वापस 6,40,000 टोटल सेल्स है, उसमें से एमओएस सेल कितना है 21.875%। तो एमओएस सेल कितना होगा इंटू 21.875%, 1,40,000। एमओएस सेल इंटू पीवी रेशियो, पीवी है ना कितना है 37.5%, तो प्रॉफिट 52,500। अब बचा हुआ क्या हो गया तेरा फिक्स कॉस्ट 187,500। देयर हैज बीन सब्सटेंशियल सेविंग्स इन द फिक्स कॉस्ट, तो फिक्स कॉस्ट कम होना चाहिए, हो गया फिक्स कॉस्ट कम। समझ में आ रहा है? तो देख 6,40,000 ये तेरा टोटल सेल कैसे आया, अपन ने वेरिएबल कॉस्ट को रखा सेम। अब क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट है सेम, तो इसकी वजह से है ना तुम्हारे पास अब जब वेरिएबल कॉस्ट सेम आ गया, पीवी रेशियो 37.5% बोला ही है, तो मतलब वेरिएबल कॉस्ट 62.5% है। अब अगर वेरिएबल कॉस्ट 62.5% है तो फिर 100% कितना, तो वैसे करके आ गया। सेल मिला, सेल से एमओएस सेल मिला, एमओएस सेल से पीवी रेशियो, एमओएस सेल इंटू पीवी रेशियो किया, प्रॉफिट मिल गया, हो गया। क्या क्या मांगा है देख, सेल्स फॉर 2012 मिल गया, फिक्स कॉस्ट फॉर 2012 मिल गया, ब्रेक इवन सेल मांगा है। अब ब्रेक इवन सेल कितना होएगा 100 माइनस 21.875%, तो 78.125%, 6,40,000 का 78.125%, ब्रेक इवन सेल्स हो गया 5 लाख। और ये बनी अपनी कहानी। अच्छा क्वेश्चन है ना, बहुत बहुत सुप्रीम क्वेश्चन बनाया हुआ है। ध्यान इतने रखना, सेल सेम नहीं रह सकता क्योंकि सेलिंग प्राइस कम हो गया, फिक्स कॉस्ट सेम रह नहीं सकता क्योंकि फिक्स कॉस्ट कम हो गया, क्योंकि यूनिट सेम बेचे हैं, सिंस द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आर सेम, और वेरिएबल कॉस्ट में कोई चेंज नहीं बोला है, तो अमाउंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट रिमेन्स द सेम इन 2011 एंड 12। अब 2011 और 12 में अगर अमाउंट सेम है तो 2012 में एक नंबर मिल गया ना, बाकी तो सारे परसेंटेजेस थे ही, उससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर करा के इधर उधर तेरा नंबर आ गया। समझ में आया? चल अब है ना क्वेश्चन नंबर 31, रीड योर सेल्फ सॉल्व योर सेल्फ, खुद से करो। चलो अब देख क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 में, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन बाय स्टार लिमिटेड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट है, ओहो टोटल कॉस्ट है, ध्यान रखना बाबू टोटल कॉस्ट बोला है, दैट इज फिक्स कॉस्ट प्लस द वेरिएबल कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट है। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स भी दे दिए और ब्रेक इवन के भी यूनिट्स दे दिए, ये रिक्वायर्ड एक्चुअली यहां पे आना चाहिए, यहां से निकाल दो। कैलकुलेट प्रॉफिट पीवी रेशियो ब्रेक इवन सेल्स एंड फिक्स कॉस्ट। ठीक है, अब है ना इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ये है कि अपने पास टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों है। अब इसको ब्रेक करने का अपने पास कोई तरीका ही नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे एक दिक्कत है, बट एक एक है ना बेनिफिशियल फैक्टर क्या दे रखा है, टोटल सेल्स कैसे आता है, ब्रेक इवन सेल्स प्लस एमओएस सेल्स, इन्होंने अपने को दोनों के यूनिट्स देनी। ठीक है, तो है ना शुरुआत लगभग वहीं से ही करनी पड़ जाएगी। टोटल सेल्स यूनिट्स कितने होंगे, टोटल सेल्स यूनिट्स ब्रेक इवन के है, ब्रेक इवन सेल्स के यूनिट्स है 1250 और एमओएस के यूनिट्स है 3750, तो 5000 यूनिट्स। ठीक है, टोटल सेल्स है 5000 यूनिट्स, पर इसका करोगे क्या, अब एक डिटेल और है जो तुम्हारे काम की है, इन्होंने एमओएस के सेल्स भी दिया हुआ है
और एमओएस के यूनिट्स भी दिए। एमओएस का सेल्स कितना है? अमाउंट है 1,87,500 और एमओएस के यूनिट्स 3750। 3750 यूनिट्स है ना अपन ने बेचा है एमओएस का, और उसकी सेल्स वैल्यू है 187,500। डिवाइड कर ले बाबू, तो मिल जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट 187,500 डिवाइड बाय 3750, 50 रुपए। पर अब इसका भी रख के क्या करेंगे? अपने पास ना वेरिएबल कॉस्ट है ना फिक्स कॉस्ट है, और उसका ब्रेकअप के लिए अपने पास कुछ भी नहीं दिया। वी हैव नथिंग फॉर दैट। अब तो एकदम बचपन में ना 11th स्टैंडर्ड में कभी किया होएगा। टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज प्रॉफिट। बेसिक फॉर्मूला, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट इज प्रॉफिट। अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि वो जो टोटल कॉस्ट है उसमें फिक्स है कि वेरिएबल है कि दोनों है। अपने को तो ऐसे भी टोटल ही चाहिए था, अपन ने टोटल निकाल लिया। निकाला क्या मतलब, दिया भैया। तो टोटल सेल्स कितना होएगा? 5,000 यूनिट्स बेचा है एट 50 पर यूनिट minus the total cost. The total cost is 193,750 should be equal to profit. तो 2.5 लाख minus 193,750 is profit, which is 2,50,000 minus 193,750, 56,250 is profit. तो प्रॉफिट हो गया 56,250 का। पर ये मिल भी गया। क्या किया अपन ने? टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट कर लिया। पर टोटल सेल्स के लिए दो एलिमेंट चाहिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स अपने को दिया था कैसे? एमओएस और बीपी दोनों ऐड किया तो अपने को यूनिट्स मिल गया, वो तो आ गया। बट यहाँ पे ना अपने को आगे का क्वेश्चन कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे आएगा? तो इन्होंने ना अपने को एमओएस का अमाउंट भी दिया हुआ है और एमओएस के यूनिट्स भी दिए हुए हैं, तो दोनों को डिवाइड करो तो अमाउंट आ जाएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। तो यूनिट्स है 5,000, बेचा है 50, हो गया टोटल 2.5 लाख। टोटल सेल्स माइनस द टोटल कॉस्ट 193,750 इज योर प्रॉफिट विच इज 56,250। ठीक है। अब क्या क्या पूछा है? पीवी रेशियो पूछा है। पीवी रेशियो कहां से लाओगे? देख, अपन ने एक रेगुलर फॉर्मूला करते आ रहे, बताए प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इज एमओएस। अपने पास प्रॉफिट है, एमओएस है, पीवी नहीं मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलेगा। तो प्रॉफिट अपॉन एमओएस इज पीवी। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 56,250। एमओएस कितना है? एमओएस है 187,500 इज पीवी विच इज 30%। पीवी है 30%। आ गया। प्रॉफिट मांगा था, दे दिया। पीवी मांगा था, वो भी दे दिया। ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस मांगा, ये तो नहीं भी होता तो भी हो जाता। ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीस कैसे आएगा? अपने पास ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स है, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी है। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स कितना है? 1250 इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज 50 इज 62,500 है ब्रेक इवन सेल्स। और फिक्स कॉस्ट मांगा है। फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? फिक्स कॉस्ट। ब्रेक इवन सेल्स 62,500, पीवी कितना है? 30%।
तो प्रॉफिट फिक्स कॉस्ट हो गया 18,750। देख, आइडियली ना क्वेश्चन में सब आएगा अगर तेरे स्टार्ट आ गया तो, कि टोटल यूनिट्स 5,000 है, हर यूनिट 50 रुपए में बेचा है, तो 5,000 इंटू 50, 2.5 लाख तेरा सेल्स। ठीक है, उसमें से टोटल कॉस्ट अपने को ऑलरेडी मालूम है, तो प्रॉफिट आ जाएगा। एक बार प्रॉफिट आया तो पीवी आ गया। पीवी आते ही ना क्वेश्चन ओपन है। पीवी आने के बाद ना क्वेश्चन ओपन है, फिर उसके बाद इसमें कुछ नहीं। तो इधर ध्यान क्या रखना था कि देख, ब्रेक इवन सेल्स प्लस एमओएस सेल्स इज टोटल सेल्स, और एमओएस सेल्स का अमाउंट भी दिया है, यूनिट्स भी दिया है, तो मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिल गया। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट मिला तो अपने आप है ना, अपने को यहाँ पे टोटल सेल्स मिल गया। 2.5 लाख का टोटल सेल्स है, 193,750 ये अपना टोटल कॉस्ट है, तो अपने को प्रॉफिट आ गया। एक बार प्रॉफिट आया ना, तो फिर कहानी ओपन है। प्रॉफिट आते ही पीवी आ जाएगा। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इज एमओएस, तो प्रॉफिट अपॉन एमओएस इज पीवी रेशियो। एमओएस तो ऑलरेडी था, पीवी अपने को मिल गया 30%। एक बार पीवी आया 30%, उसके बाद क्या, ब्रेक इवन सेल्स, वो तो सिंपल था यार, ब्रेक इवन पॉइंट का यूनिट्स तो था ही अपने पास, इनटू सेलिंग प्राइस कर लिया, ब्रेक इवन सेल्स आ गया। और लास्ट पार्ट उससे ही कनेक्टेड था, ब्रेक इवन सेल्स इनटू पीवी रेशियो करोगे तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा। तो ब्रेक इवन सेल्स पीवी रेशियो है, ब्रेक इवन सेल्स है, फिक्स कॉस्ट आ गया। डन है, सिंपल है। चल, क्वेश्चन नंबर 33 पर आ जा। चल आजा क्वेश्चन नंबर 41। मार्क दिस एज वेरी इंपॉर्टेंट। 41 एंड 42 दोनों सेम लाइंस पर है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में है ना, अब कैसा ब्रेक इवन आने वाला है, ये भी ब्रेक इवन ही है बाय द वे। तो अभी तक ये क्या क्या ब्रेक इवन देखे, वेनिला, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर एक क्वेश्चन ब्रेक इवन का ऐसा देखा जिधर है ना, एक फिक्स कॉस्ट है, एक ही प्रोडक्ट है, बट दो कंट्रीब्यूशन है। फिर अपन ने देखा एक ही फिक्स कॉस्ट है, दो अलग प्रोडक्ट्स है। अब यहाँ पे ये जो 41 और 42 है, विच इज टू बी योर फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में तुम लोग यहाँ पे क्या सीखने वाले हो, कैसे एक कंट्रीब्यूशन है पर एक से ज्यादा फिक्स कॉस्ट है, एक से ज्यादा फिक्स कॉस्ट है, उस सिचुएशन में ब्रेक इवन कैसे आएगा ना, इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, अब क्वेश्चन पे एकदम ध्यान देना, 15-20 मिनट्स पे और बेस्ट अटेंशन। ठीक है ना, क्या बोला है देख, कंपनी विद 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, 90% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन is manufacturing a product and makes a sale of 9,45,000 at 30 per unit. टोटल सेल किया है 9.5 लाख का, 9,45,000 का एट 30 पर यूनिट है, 30 रुपए एक यूनिट का सेलिंग प्राइस है। और दिस इज हैपनिंग ऑल एट 90% कैपेसिटी, ये सब कुछ 90% पे हो रहा है। कॉस्ट डेटा में उन्होंने अपने को मटेरियल दे दिया, लेबर दे दिया, सेमी वेरिएबल कॉस्ट दिया है, बट देख इन्होंने बता दिया उसमें वेरिएबल कितना है, 4.25। ठीक है, तो यहां से अपने को सेमी वेरिएबल का फिक्स और वेरिएबल पोर्शन मिल जाएगा। ठीक है, और बोला गया फिक्स कॉस्ट इज 94,500 अप टू 90% लेवल ऑफ आउटपुट, अप टू 90% लेवल ऑफ आउटपुट इट इज 94,500। ठीक है, बियॉन्ड दिस एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 15,000 विल बी इनकर्ड। तो अगर तुम 90% कैपेसिटी तक रहे ना, तो तुम्हें 94,500 देना है, और अगर उसके ऊपर चले गए तो 15,000 और देना है। समझ में आ रहा है, और आगे है ना, अब अपने को क्या कैलकुलेशन करनी है वो देखते हैं, पर क्या रिक्वायर्ड है वो बाद में। सबसे पहले बेस डेटा बनाना इधर बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डेटा के ऊपर ही है ना सारे के सारे रिक्वायर्ड खेलोगे तुम लोग। ठीक है, अब देख, अपने पास सेल्स कितना हो रहा है अभी, सेल्स 9,45,000 डिवाइडेड बाय 30 पर यूनिट, 9,45,000 डिवाइड बाय 30 पर यूनिट, 31,500 यूनिट्स है, एंड दिस इज एट 90% कैपेसिटी।
90% कैपेसिटी। तो 100% कैपेसिटी कितनी होगी? इफ 31,500 इज 90%, तो 100% कितना हो गया? 35,000 यूनिट्स। मतलब उनकी फुल कैपेसिटी है 35,000 यूनिट बेचने की। आज की डेट में वो 31,500 बेच पा रहे। 35,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है पूरी की पूरी, बट आज के टाइम पे 31,500 ही बेच रहे हैं। ठीक है। नाउ अपन लोग है ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड करेंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट अपने पास कितना है? 30। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या है? डायरेक्ट मटेरियल है पर यूनिट एट 9, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट है एट 7, और वेरिएबल ओवरहेड है एट 4.25। तो 20.25 इज द वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 9.75। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 9.75। ये तो हो गया अपना वेरिएबल कॉस्ट का कैलकुलेशन, कंट्रीब्यूशन मिल गया। सेकंड, नहीं रहा थर्ड, अब अपन लोग है ना सेमी वेरिएबल ओवरहेड को ब्रेक करेंगे। सेमी वेरिएबल ओवरहेड बोला कितना है? 2,10,000। बट इसमें कुछ वेरिएबल कॉस्ट भी तो है। वेरिएबल कॉस्ट कितना होएगा यहाँ पे? 31,500 यूनिट्स बेचा है आज की टाइम पे, इंटू 4.25 पर यूनिट। 31,500 इंटू 4.25, 133,875। अब तुम बोलोगे यार सर 31,500 क्यों लिया, 35,000 क्यों नहीं लिया? क्योंकि बाबू आज तो 31,500 बेचा है। आज का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 31,500 इंटू 4.25, और आज के हिसाब से ही अपने को कॉस्ट दिया हुआ है। जो आज करोगे उसके हिसाब से ही कॉस्ट बनाओगे ना। तो आज अगर 31,500 बेचा है तो 31,500 ही मानेंगे। फिक्स कॉस्ट कितना? 133,875 माइनस 2,10,000, 76,125। ठीक है, 76,125 ये अपना फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। अब अपन लोग अपना फिक्स कॉस्ट फाइनल करेंगे। पर फिक्स कॉस्ट में देख ध्यान देना, स्टेजेस है। ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट अप टू 90%, अप टू 90% मतलब 31,500 यूनिट्स तक अपने को फिक्स कॉस्ट कितना लगेगा? 94,500। बट विल दैट बी आर ओनली फिक्स कॉस्ट? विल दैट बी आर ओनली फिक्स कॉस्ट? नहीं। कैसे होगा? अप टू 90%, जब तुम लोग 31,500 कर रहे हो, 94,500 तो है ही है। अरे बट ये वाला जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड का फिक्स कॉस्ट है वो भी तो लग रहा है ना। समझा गया? तो 94,500 तो है ही है, प्लस 76,125 भी है। तो ये कितना हो जाएगा? 176,225। दिख नहीं रहेगा ना? एक मिनट ना। 176,225। ये कहानी है अप टू 90% पे। अप टू 90% पे अगर तुमने 90% काम करा, मतलब 31,500 यूनिट्स तक किया, तो तुम्हें इतना 176,225 विच इज 94,500 प्लस 76,125, ये दोनों लगेगा। ठीक है। फिक्स कॉस्ट बियॉन्ड 90%, मतलब अगर 31,500 यूनिट से ज्यादा बेचना है, ठीक है, तो ये 176,225 तो लगेगा ही लगेगा, और एडिशनल लग जाएगा 15,000। तो मतलब 185,625
ये आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर अगर फिक्स कॉस्ट का। तो एक बार है ना डेटा रिकैप करते हैं पहले। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन करंटली सेल कर रहे हैं 9,45,000 का और बेच रहे हैं 30 रुपए के हिसाब से एक यूनिट। तो अपने को टोटल कितना लग गया खर्चा? अब सॉरी, अपने को टोटल यूनिट्स कितने बेचेंगे? अपन ने बेचे 31,500 यूनिट्स। अब 31,500 यूनिट्स है ना, ये जो बेचे हैं ये 90% कैपेसिटी पे बेचे हैं। तो अगर अपने पास फुल कैपेसिटी होगी 100% की, तो अपन लोग कितना यूनिट्स बेच पाएंगे? अपन यूनिट्स बेचेंगे 35,000। ठीक है, 35,000 यूनिट्स बेचेंगे टोटल टोटल पूरे के पूरे। ठीक है, सेलिंग प्राइस आज की डेट में है 30 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड का एक पोर्शन ना वेरिएबल वाला वो भी दिया है। तो वैसे करके अपने को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। अब बहुत ज्यादा जरूरी ये है समझना कि सेमी वेरिएबल का तो सिर्फ वेरिएबल पोर्शन मिला, फिक्स का है तो फिक्स ढूंढा। तो देख 31,500 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट उन्होंने दे रखी है 2,10,000। उसमें से वेरिएबल अपने को पता था 4.25 पर यूनिट है, इंटू 31,500 यूनिट्स, तो वो हो गया अपने पास 133,875। तो अब फिक्स कॉस्ट कितना रहा? फिक्स कॉस्ट होएगा बचा हुआ 76,125। ठीक है, 76,125 अपना फिक्स कॉस्ट रह गया। अब अप टू 90% अगर तुम लोग काम करना चाहते हो, अप टू 90% मतलब कितना हो गया? 31,500 यूनिट्स। अगर तुम उतना ही काम करना चाहते हो तो तुम्हें फिक्स कॉस्ट है ना 94,500 लगेगा। अच्छा, अलोंग विद दैट 94,500 जो 76,125 का फिक्स कॉस्ट है ना वो भी लगेगा, वो सेमी वेरिएबल वाला। तो टोटल मिला के 176,225 का फिक्स कॉस्ट लग गया। बट अगर तुम 31,500 यूनिट्स के ऊपर काम करते हो, ज्यादा काम करते हो, तो फिर तुम्हें 15,000 रुपए और देने पड़ेंगे। तो 15,000 और देने का मतलब क्या है? 176,225 प्लस 15,000, 185,625। दिस इज हाउ यू विल गेट योर फिक्स कॉस्ट बियॉन्ड 90%। आर वी अंडरस्टैंडिंग? अब है ना रिक्वायर्ड चेज करना शुरू कर दे। सबसे पहला रिक्वायर्ड देख क्या बोला हुआ? लेवल ऑफ आउटपुट एट ब्रेक इवन पॉइंट। बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है। ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट करते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट आता कैसे? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बट बाबू अब तो अपने पास दो दो फिक्स कॉस्ट है, तो कौन सा वाला फिक्स कॉस्ट लेंगे? व्हाट फिक्स कॉस्ट विल यू कंसिडर? तो देख, इसमें है ना अपने को ट्रायल एंड एरर करना पड़ता है। ट्रायल एंड एरर में अपन अलग अलग फिक्स कॉस्ट डाल के देखेंगे कि अपना आंसर विद इन द रेंज है कि नहीं। आंसर विद इन द रेंज है तो बराबर है, आउटसाइड द रेंज हो गया तो रॉन्ग है। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है? तो अभी यहाँ पे फिक्स कॉस्ट अपने पास कितना है? हाउ मच विल बी आवर फिक्स कॉस्ट? तो यहाँ पे अपन लोग लोअर रेंज से स्टार्ट करेंगे, लोएस्ट फिक्स कॉस्ट से। और फिर अपन अगर वो उसमें एरर आया तो अगला वाला, फिर उसमें एरर आया तो अगला वाला। अपने पास तो दो ही फिक्स कॉस्ट है, तो ऐसे करते करते है ना अपन लोग ट्राई करके देखेंगे। तो अभी अपने पास जो लोएस्ट फिक्स कॉस्ट है ना वो कर रहे हैं ट्राई, 176,225 डिवाइडेड बाय 9.75। तो 176,225 डिवाइडेड बाय 9.75, ये आ रहा है 17,500 यूनिट्स। ठीक है, ये आ रहा है 17,500 यूनिट। ठीक है, अब है ना एक चीज का ध्यान रख और इसको बहुत अच्छे से समझ। 17,500 यूनिट्स अगर मिल रहे हैं, ठीक है, 17,500 यूनिट्स अपने को मिल रहे हैं। नाउ हाउ डू यू चेक इज इट विद इन द रेंज और नॉट? तो कैसे चेक होगा? देख, अपना जो फिक्स कॉस्ट है ये जो 176,225 वाला, इसकी वैलिडिटी कब तक है? इसकी वैलिडिटी कब तक है? अप टू 31,500 यूनिट्स। आर 17,500 अप टू 31,500? क्या 17,500 अप टू 31,500 के ब्रैकेट में है क्या? हाँ है। तो क्या ये अपना ब्रेक इवन करेक्ट है? हाँ। अब है ना मैं तेरे को ये भी बताता हूँ एरर कैसे आता है, तेरे को बेटर समझेगा। मान ले मैं यहाँ पे है ना 176,225 के बदले
185,625 कर दे तो 185,625 डिवाइडेड बाय 9.75, तो ये आ रहा है 19038 पॉइंट समथिंग। अब मेरे को एक बात बता, 185,625 की वैलिडिटी कब से? बियॉन्ड 31,500। अगर तुम 31,500 से ज्यादा करोगे तो तुम्हें है ना 185,625 का फिक्स कॉस्ट लगेगा। एक बात बता, आर 19,038 यूनिट्स मोर देन 31,500? इज इट मोर देन 31,500? द आंसर इज नो, इट इज नॉट मोर देन 31,500। तो इन दैट सिचुएशन इज इट विद इन द रेंज? नहीं, क्योंकि रेंज चालू कहां से हो रही है? 31,500 के बाद से, दैट इज आफ्टर द रेंज। तो ये आउटसाइड द रेंज वाला हो गया। अपने पास अगर 31,500 से ज्यादा यूनिट्स होते तो अपने को फिक्स कॉस्ट 185,625 लगता। आर 19,038 बियॉन्ड दैट? द आंसर इज नो। समझ में आएगा? 170,625 डिवाइड बाय 9.75 कर लिया, ठीक है। 17,500 यूनिट्स है ना अपने हो चुके। अब इज 17,500 विद इन द रेंज? तो अप टू 90% की रेंज है, अप टू 31,500। इज 17,500 अप टू 31,500? यस। तो ये आंसर करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है। अब सेकंड वाला रिक्वायर्ड थे, टेक्स्ट बुक में से पढ़। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 10% ऑन सेल्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स पूछा है टू अर्न अ नेट इनकम ऑफ 10% ऑन सेल्स, ठीक है। अब लेट द यूनिट्स बी एक्स, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो है ना अपने पास। सेल्स कैसे आता है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है? 30। नंबर ऑफ यूनिट्स अपन ने एक्स अज्यूम कर लिए, तो ये एक्स हो जाएगा, तो 30x। वेरिएबल कॉस्ट कितना होएगा? इट विल बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। Variable cost per unit is 20.25. Number of units are x. So 20.25x. तो कंट्रीब्यूशन कितना होएगा? 9.75x। 9.75x। फिक्स कॉस्ट कितना होएगा? वापस से प्रॉब्लम, क्या लेंगे? अपन लेंगे सबसे पहले लोएस्ट रेंज। लोएस्ट रेंज कितनी है? 170,625। तो आएगा अपने को प्रॉफिट, प्रॉफिट चाहिए 10%, तो 3x। 9.75x minus 17625 is 3x. So 9.75x minus 3x is 17625. 6.75x is 17625. तो x कितना? 17625 divided by 6.75। एक सेकेंड, 30x 20.25x, कुछ अजीब से नंबर आ रहा है, एक सेकेंड। तो ये कितना हो गया? 30 माइनस 20.25, ये तो बराबर है 17625 भी बराबर है। 10% ऑन सेल्स तो 3x, तो 6.75, 17625 डिवाइडेड बाय 6.75, 25,277 है, तो 278 यूनिट्स कर लेते हैं, ठीक है। 25,278 यूनिट्स। अब आस्क योरसेल्फ द सेम क्वेश्चन अगेन। At 25,278 units, at 25,278 units, is the fixed cost 17625? Is the fixed cost 17625? Check कर ले. Is the fixed cost 17625? The answer is yes. क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट की वैलिडिटी कब तक है? अप टू 31,500 यूनिट्स।
Is 25,278 units within the range? Is it below 31,500? Yes. If it is below 31,500, should it be accepted? Yes, that fixed cost is right. कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना? मेरे को फिर भी खटक रहा है, पता नहीं मेरे को है ना, ऐसे विविड मेमोरी नहीं आ रही इसकी, मेरे को ऐसा कुछ अजीब सा लग रहा है। अब कोई तो सोच रहा होगा ये क्या सर है ना, याद रखते क्या क्वेश्चन? तो ऐसा है ना कि ये रिकॉर्डिंग मेरा ऑलमोस्ट 100 के ऊपर चला गया, लॉस काउंट 100 के ऊपर का बैच है। तो ये क्वेश्चन मैंने यार 100 बार कर लिए। तो 100 बार करने के बाद है ना, तुम्हें ना कहीं अगर कुछ रॉन्ग होता है ना, तो फीलिंग आ जाती है कि है ना यहाँ कुछ गड़बड़ है, ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। बट ठीक है, इट लुक्स फाइन, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थर्ड वाला रिक्वायर्ड, वापस से टेक्स्ट बुक में से पढ़। लेवल ऑफ आउटपुट नीडेड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 141 375, इतना प्रॉफिट से तो क्या करेंगे? सिंपल है ना यार, फॉर्मेट ड्रॉ करो, प्रॉफिट है 141 375, फिक्स कॉस्ट वापस से लोअर रेंज लेंगे 17625, 141 375 डिवाइडेड बाय, सॉरी, प्लस 17625, 3,12,000 चाहिए। एक यूनिट से अपने को कंट्रीब्यूशन आता है 9.75, तो 3,12,000 के लिए कितने यूनिट चाहिए? तो 3,12,000 डिवाइडेड बाय 9.75, 32,000 यूनिट्स। अब मेरे को एक बात बता, एट 32,000 यूनिट्स इज द फिक्स कॉस्ट 17625? नो, फिक्स कॉस्ट 17625 कब तक रहने वाला है? अप टू 31,500 यूनिट्स। 32,000 तो इज बियॉन्ड 31,500, ये रेंज के बाहर चला गया, तो यहाँ पे एरर है। अब अगर यहाँ पे एरर है तो अपन को क्या करना पड़ेगा? अपन इसको रीडू करेंगे, पर इस बार रीडू कैसे करेंगे? 141 375 तो प्रॉफिट है, 185 625 ले लेंगे अब फिक्स कॉस्ट, वी विल इंक्रीज द फिक्स कॉस्ट टू 185 625, समझा गया? तो अब अपने को कंट्रीब्यूशन कितना कमाना है? 141 375 प्लस 185 625, 3,27,000, 3,27,000। एक यूनिट से 9.75 मिलता है, तो अगर 3,27,000 कंट्रीब्यूशन चाहिए तो कितना करना पड़ेगा? 33,538 या 539 ले लें। अब मेरे को एक बात बता, एट 33,539 यूनिट्स इज द फिक्स कॉस्ट 185,625? हाँ, क्यों? फिक्स कॉस्ट की वैलिडिटी कब से चालू हो रही है? 31,500 के बियॉन्ड, इट इज बियॉन्ड 31,500 जब वो वैलिडिटी चालू हो रही है। Are we understanding? बियॉन्ड 31,500, तो 31,500 के बियॉन्ड ही है 33,539। समझ में आ रहा है क्या? दिस इज व्हाट इज द की इन दिस क्वेश्चन, ट्रायल एंड एरर। लोएस्ट फिक्स कॉस्ट से चालू करो, देखो उस फिक्स कॉस्ट की रेंज में ही आंसर आया है कि नहीं। अगर उसी फिक्स कॉस्ट की रेंज में आंसर है तो आंसर करेक्ट है, अगर उस फिक्स कॉस्ट की रेंज में आंसर नहीं है तो आंसर हो। समझ में? नाउ स्क्रीन कर पॉज, इसको शांति से लिख, अगला वाला क्वेश्चन भी 42 मेरे साथ करना, ठीक है? 42 भी मेरे साथ ही करना है, फिर अपन आगे देखेंगे, ठीक है ना? चलो चलो, स्टार्टिंग ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 48, देख क्या बोला हुआ है। एमगे लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट with whose selling price is 40 per unit and variable cost is 16 per unit। अब देख, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे दिया है 40, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे दिया है 16, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो गया 24।
और पीवी भी तो मिल जाएगा ना मेरे भाई, 24/40, 60%, है ना। अब देख पहले पार्ट में क्या बोला है, इफ द फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर आर 4,80,000, एनुअल सेल्स आर एट 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स है तो बैलेंस 40% क्या होगा, इट विल बी योर ब्रेक इवन सेल्स। मांगा देख क्या है, कैलकुलेट रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स assuming an income tax level of 40%, रेट ऑफ नेट रिटर्न ऑन सेल्स। अब देख इसको और थोड़ा इजी समझ। रिटर्न ऑन सेल्स का मतलब क्या है, प्रॉफिट अपॉन सेल्स। रिटर्न मतलब प्रॉफिट, सेल्स अपॉन सेल्स। नेट रिटर्न, नेट रिटर्न मतलब क्या, नेट प्रॉफिट, बट नेट ऑफ व्हाट, नेट ऑफ टैक्स। और ये इनको रेट में चाहिए, मतलब इंटू 100 करके परसेंटेज ढूंढना है, परसेंटेज ढूंढना है। पर देख अपने अपने रूट्स को है ना कभी चेंज मत करना। 1%, एक पीवी और एक अमाउंट, ये तीनों है अपने पास फिक्स कॉस्ट का अमाउंट है, 1% है, एमओएस सेल्स बोला हुआ है 60%, तो ब्रेक इन सेल्स मिल जाएगा। और अपने पास है ना यहाँ पे पीवी भी है, तो अपन लोग अपना चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाओ, प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट इंटू पीवी रेशियो इज एमओएस, एमओएस इंटू पीवी रेशियो इज प्रॉफिट। वो प्रॉफिट है वो बिफोर टैक्स है, उसमें से टैक्स माइनस कर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। बेसिकली तेरे को है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स फाइंड करना है, और ये पूरा का पूरा काम अपने चार्ट में अपने आप होगा। तो अब एक काम कर, वीडियो कर पॉज, चार्ट बना और ये ढूंढ के लेके आ और फिर ही चेक कर, ठीक है ना। चल तो मैं इसको कर देता हूं चालू। So you have break even sales and MOS sales. Break even sales into PV will be fixed cost, and MOS sales into PV is profit. ठीक है, अब इसमें ना अपने को एनुअल सेल्स बोला 60% मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो ये 60% है, तो ये 40% है। और अपने पास है ना पीवी आ गया था, फिर भी एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट जो है वो 40 है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो है 16, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 24, पीवी हो जाएगा 60%, दैट इज 24 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 100। ठीक है, अब देख अपने पास फिक्स कॉस्ट है कितना, 4,80,000, पीवी है 60%, तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 60%, या 8 लाख रुपए हो गया तुम्हारा ब्रेक इवन सेल, विच इज 40%, तो 100% कितना, तो डिवाइडेड बाय 40%, टोटल सेल्स हो जाएगा 20 लाख, उसका 60%, 12 लाख हो गया एमओएस, 12 लाख 60% इंटू पीवी रेशियो वापस 60%, तो 7,20,000 प्रॉफिट है। इसमें से टैक्स माइनस कर लेता है एट टैक्स इज 40%, तो इंटू 40%, 2,88,000 टैक्स माइनस करेंगे, तो अपने को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 4,32,000। सिंपल है, देख चार्ट बनाना ना सबसे सिंपल काम है, और सारा का सारा डेटा 1 मिनट में रेडी हो जाता। ठीक है, तुम ऐसे का ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे का ऐसे एग्जाम में लिख सकते हो तुम लोग। अब अपने को क्या चाहिए था, हाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स।
तो 4,32,000 एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, 20 lakhs इंटू 100, तो 20 lakhs परसेंटेज आ रहा है। बराबर। तो ये आ गया 21.6%। फर्स्ट पार्ट इज डन। अब सेकंड पार्ट जो है ना, ये तुम्हारा कंबाइंड ब्रेक इवन पे है। अब देख सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है। फॉर द नेक्स्ट ईयर इट इज प्रपोज टू ऐड अनदर प्रोडक्ट लाइन वाई whose selling price would be 50 per unit and variable cost is 10 per unit। तो सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों दे दिया है। टोटल फिक्स कॉस्ट आर एस्टिमेटेड एट 6,66,600। तो अपने पास फिक्स कॉस्ट का अमाउंट भी दे दिया, चेंज हो गया, ध्यान देना। अपने पास ओरिजिनली फिक्स कॉस्ट 4,80,000 था। ये लोग बोल रहे हैं कि अगर वाई ऐड कर रहे हैं ना, तो अपना फिक्स कॉस्ट 6,66,600 हो रहा है। सेल्स मिक्स ऑफ एक्स इज टू वाई इज 7:3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने कंबाइंड ब्रेक इवन में काम आने के लिए। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स वुड एमके लिमिटेड next year would MK Limited break even? Give separately both for X and Y break even sales and in quantities। ठीक है। तो सिंपल है यार, अपन लोग वो कंबाइंड ब्रेक इवन जो अभी मैं तुम लोगों को बताऊं कौन से वाले क्वेश्चन में किए थे, 38, 39, 40 में जो किया था ना, ये वही है। ठीक है। तो अच्छा रहने देता हूँ। तो X और Y, अब अपने पास दो प्रोडक्ट है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इधर है 40 और इधर है 50। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इधर है 16 और इधर है 10। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 24 और 40। ठीक है। और 24 और 40 है कंट्रीब्यूशंस, हो गया। और सेल्स मिक्स दिया हुआ है ना, 7:3। ठीक है। तो अब कंट्रीब्यूशन पर सेट कितना हो जाएगा? 7 यूनिट्स ऑफ 24 प्लस 3 यूनिट्स ऑफ 40, है ना। 7 यूनिट्स ऑफ एक्स एट 24, 3 यूनिट्स ऑफ वाई एट 40। तो 7 into 24, 168 और 120। तो कंट्रीब्यूशन पर सेट हो गया 288। अब अपन लोग अपना ब्रेक इवन फाइंड कर लेते हैं। तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर सेट, अपना यूनिट यहाँ पे सेट बन जाएगा ना। तो 6,66,600 डिवाइडेड बाय 288। 666,600 डिवाइडेड बाय 288। तो ये 2314.58 जैसा कुछ आ रहा है, 5833। तो मैं इसको है ना 2315 सेट लिख रहा हूं। 2315 सेट। अब एक सेट में 7 एक्स है, तो 2315 सेट में कितना एक्स होगा? तो 2315 16205। और एक सेट में 3 वाई है, तो 2315 सेट में कितना वाई होगा? 6945 वाई। ठीक है। तो एक तो अपने पास है ना एक्स और वाई में ब्रेक इवन पॉइंट के यूनिट्स आ गए 16205 एंड 6945। इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर लेते हैं क्योंकि उनको ब्रेक इवन सेल्स भी चाहिए। तो यहाँ पे ना अपने को ब्रेक इवन सेल्स आ जाएगा 16205 इंटू 40, 648 200, 6945 इंटू 50, 347 250।
ठीक है, तो अपने पास नंबर ऑफ यूनिट्स और सेट दोनों मिल गए। नंबर ऑफ यूनिट्स 16,205 एंड 6,945, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया उससे आ गया, और इनटू सेलिंग प्राइस कर लिया तो ब्रेक इवन सेल्स आ गया। ठीक है, अगेन वेरी सिंपल एज अ कॉन्सेप्ट, अपन लोग ये फोर्थ टाइम कर रहे हैं, तो अब तो अपने को ऑलमोस्ट याद ही हो गया है कि करना क्या है। तो या ऑल इन ऑल अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 10 मार्क का क्वेश्चन है ये, और करने में देख अपने को अभी लगे 11 मिनट। तो जस्ट इमेजिन अगर तुम खुद बैठ के पेपर में करोगे तो कितना ही टाइम जाएगा ये। तो गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, और इस टाइप का है ना कुछ एग्जाम में है ना एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है ना, चलो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन विद 49। फटाफट से देख लेते हैं, चलो। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद क्वेश्चन नंबर 50। अब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ना जेन्युइनली इतना छोटा है कि अगर तुम्हें समझ में आ जाए ना तो 4 लाइन में आंसर है इसका। बनेंगे मार्क्स इसके 10, 4 लाइन में आंसर है, स्मार्टेस्ट आंसर पॉसिबल। अब देख क्या बोलने पहले। फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट ऑफ आर्या लिमिटेड विच मैन्युफैक्चर्स एंड मार्केट्स अ सिंगल प्रोडक्ट। तो मटेरियल दिया हुआ है, कन्वर्जन कॉस्ट है विच इज वेरिएबल, डीलर्स मार्जिन 10% ऑफ सेल, 8 रुपए पर यूनिट है, मतलब सेलिंग प्राइस 80 होना चाहिए, 80 का 10% दे रहा है तो 8 रुपए कमीशन हो गया। फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, प्रेजेंट सेल्स कितना यूनिट्स बेच रहे हैं वो, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, मतलब आज जब तुम 90,000 यूनिट बना रहे हो ना, तब तुम 60% कैपेसिटी पे हो। ठीक है, 60% कैपेसिटी पे, तो 100% कैपेसिटी तुम्हारी कितनी बनती है? 90,000 डिवाइड बाय 60%, तुम्हारी फुल कैपेसिटी 1.5 लाख यूनिट की। ठीक है, अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, देर इज अक्यूट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट एंड thus extra efforts are necessary to enhance the sales. For this the following suggestions have been proposed. तो suggestions में क्या क्या दिया हुआ है? रिड्यूस सेलिंग प्राइस बाय 5%, ये प्रपोजल नंबर 1 है। प्रपोजल नंबर 2 बोला है इंक्रीज डीलर्स मार्जिन बाय 20% ओवर द एग्जिस्टिंग रेट, ये दूसरा प्रपोजल है। तो पहला सेलिंग प्राइस कम कर दो, दूसरा मार्जिन बढ़ा दो 20% से। ठीक है, अब बोल क्या रहे, विच ऑफ दीज टू सजेशंस वुड यू रेकमेंड इफ द कंपनी डिजायर्स टू मेंटेन द प्रेजेंट प्रॉफिट, गिव रीजंस। ठीक है, अब ये लोग बोल रहे हैं कौन सा सजेशन अपने को रेकमेंड करना है टू मेंटेन द प्रेजेंट प्रॉफिट। तो भैया सबसे पहले तो प्रेजेंट प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा ना, तो अपन लोग है ना शुरुआत ही वहीं से ही करते हैं। लेट्स फाइंड द प्रेजेंट प्रॉफिट। अब इन्होंने ना क्या क्या दिया हुआ है अपने को, सेलिंग प्राइस, ये प्रेजेंट सिचुएशन है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 80 रुपए, मटेरियल पर यूनिट 32, कन्वर्जन पर यूनिट 8 रुपए, सॉरी 24, कमीशन पर यूनिट ये है 8 रुपए, 1, 2, 3, और सेलिंग प्राइस। चलो, तो ये आ गया अपने पास कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो 80 माइनस 32 माइनस 24 माइनस 8, 16 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इनटू द नंबर ऑफ यूनिट्स अभी कितने बेच रहे हैं, 90,000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना बन गया, 16 इंटू 90,000, 14,40,000 लेस फिक्स कॉस्ट 10 लाख। तो अपने को प्रॉफिट आया कितना प्रेजेंटली, 4,40,000। अब करंटली द प्रॉफिट इज 4,40,000 रुपीज, आज 4,40,000 रुपीज कमा रहे हैं ये लोग बोल रहे हैं। अब
अपने पास कंपटीशन बढ़ रहा है तो अपन लोग कुछ चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उन चेंजेस के बाद अगर अपने को सेम प्रॉफिट चाहिए तो कौन सा वाला ऑप्शन अपने को करना है। अब डू यू रियलाइज दिस वन थिंग कि तुम्हें प्रॉफिट 4,40,000 कमाना है, फिक्स कॉस्ट में अच्छा कोई चेंज ही नहीं, मतलब तुम्हें कंट्रीब्यूशन 14,40,000 कमाना है। अब मान ले एक ऑप्शन में तुम्हें कंट्रीब्यूशन आता है 10 रुपए, एक ऑप्शन में तुम्हें कंट्रीब्यूशन आता है 12 रुपए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, तो कौन सा ऑप्शन तुम्हारे लिए बेटर, कौन सा ऑप्शन तुम्हारे लिए बेटर है। तो देख अब एक बात समझ, तुम्हें 14,40,000 कमाना है। अब अगर तुम्हें 10 रुपए मिलता है एक यूनिट से, तो 14,40,000 डिवाइडेड बाय 10 रुपए, तुम्हें 1,44,000 यूनिट्स लगेंगे। और यही अगर मेरे को 12 रुपए पर यूनिट मिलता है तो मेरे को यहाँ पे 1,20,000 यूनिट लगेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, व्हाट ऑप्शन वुड बी बेटर फॉर मी, मेरे लिए क्या बेटर होने वाला है। तो सिंपल है ना यार, देख अगर मेरे को है ना वही 4,40,000 का प्रॉफिट और वही 14,40,000 का ही कंट्रीब्यूशन बनाना है, अगर मुझे उतना ही कंट्रीब्यूशन बनाना है तो ऑप्शन नंबर 2 बेटर है। क्यों? क्योंकि मेरे को ऑप्शन नंबर 2 में कम यूनिट्स में उतना कंट्रीब्यूशन मिल रहा है ना। सो व्हाट इज गोइंग टू बी अ बेटर चॉइस, व्हाट विल बी अ बेटर चॉइस, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2, जहां पे कम यूनिट्स में उतना ही काम हो रहा है। तो बेसिकली बेसिकली तुम्हें यहाँ पे क्या ढूंढना है, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू फाइंड आउट इज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्योंकि जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा होगा उस प्रोडक्ट में कम नंबर ऑफ यूनिट्स लगेंगे 14,40,000 का कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करने के लिए, सो इट इज अ बेटर चॉइस। तो बेसिकली अपन को सिर्फ और सिर्फ है ना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढना है। तो अपन यहाँ पे ना दोनों जगह कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ढूंढेंगे। तो ऑप्शन 1 में क्या बोला था, एक मिनट, पेज कहां चला गया, रिड्यूस सेलिंग प्राइस बाय 5%, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में इंक्रीज मार्जिन बाय 20%। तो अब मैं यहाँ पे है ना सेलिंग प्राइस पर यूनिट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली सिचुएशन में सेलिंग प्राइस कम कर रहे हैं 5% से, अभी था 80 रुपए, उसका 5% कम कर दिया तो अब आ जाएगा 76। सेकेंड ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि मेरे को सेलिंग प्राइस कम करना है या ऐसा कुछ, तो मैं अपना सेलिंग प्राइस ना एज इट इज ही रखूंगा यहाँ पे एट 80। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट में तो कहीं पे भी कोई चेंज नहीं, तो 32 एंड 32, ना ही मेरे पास कन्वर्जन में कोई चेंज है, ये भी 24 और 24 ही है। बट मेरा कमीशन का थोड़ा सा ध्यान रखना है। मुझे एक बात बताओ, पहली सिचुएशन पहली सिचुएशन में कमीशन कितना है, पहली सिचुएशन में कमीशन कितना, कमीशन है 10%, ओरिजिनल जो था वही, बट 10% ऑफ सेलिंग प्राइस ना बाबू। अभी जब 80 रुपया सेलिंग प्राइस था तो उसका 10% के हिसाब से 8 रुपया ले लिए, अब तो सेलिंग प्राइस ही 76 रह गया, तो उसका 10% होएगा कितना, 7.6। तो ऐसा नहीं है कि अपन कमीशन कम कर रहे हैं, पर कमीशन वॉज डिपेंडेंट ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कम हो गया कमीशन भी कम हो गया। यहाँ बना अपना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेकेंड सिचुएशन में अब है ना मेरे को ये थोड़ा सा डिस्कस करना है तुम लोगों के साथ। उन्होंने क्या बोला है सेकेंड सिचुएशन में, दैट कमीशन विल बी इंक्रीज बाय 20% ओवर द प्रेजेंट रेट। तो इसका मतलब क्या हुआ, करंट है उनका 10%, करंट कमीशन 10% है, इसके ऊपर तुम 20% ऐड करके तुम उनसे 30% कमीशन दोगे, या फिर 10% कमीशन है और
20% ऑफ द एग्जिस्टिंग 10% कमीशन दे के उसे 12% क्या दोगे इसको? यू विल पे देम 12%। भाई मेरे 10% से 30% 200% इंक्रीज हो गया, समझ रहा है? 10% से 30% 200% इंक्रीज होता है। अपन उसको 200% इंक्रीज नहीं दे रहे, अपन उसको 20% इंक्रीज दे रहे। तुम 10% कमाते थे, तुमको 20% और दे दिया, तो अब 10% पे 20% मतलब 2% और दे दिया, तो मतलब 12% दिया। प्लीज इसको है ना उल्टा मत ले लेना, 300% मत दे देना उसको, 30% मत दे देना कमीशन। समझ में आ रहा है? तो कमीशन अब 12% के हिसाब से 9.6 होगी। चलो अब कैलकुलेट कर लेते, 36 माइनस 76 माइनस 32 माइनस 24 माइनस 7.6, तो ये हो रहा है 12.4। और 80 माइनस 32 माइनस 24 माइनस 9.6, 14.4। तो अब मेरे को एक बात बता, तेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन कौन सा? तेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन 2 should be chosen as it will require lesser number of units as compared to option 1, as it will require lesser number of units in comparison to option 1. Option 2 becomes a better choice, a favorable choice. समझ में आया क्या? सो पूरी कैलकुलेशन का पूरी वर्किंग को एकदम शॉर्ट में निपटा दिया है। पूरी वर्किंग में अपन को क्या आ रहा था कि अपने को 14,40,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए, तभी जाके 4,40,000 का प्रॉफिट आएगा। अब अगर अपने को 14,40,000 कंट्रीब्यूशन में कमाने हैं, ठीक है, अपने पास दो ऑप्शन है। अपन ने दोनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फाइंड कर लिया, और उस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में जहां ज्यादा कंट्रीब्यूशन आ रहा है वहां पे अपने को कम नंबर ऑफ यूनिट्स लगेंगे टू गेट योर टोटल कंट्रीब्यूशन, तो इसके लिए वो चूज कर लिया। तो देख यहाँ पे है ना अपने पास सेम सेम है, अपन ने दोनों कंडीशंस में ना ये ढूंढा कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जितना भी आ रहा है वो फाइंड किया। ध्यान क्या रखना है इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को कैलकुलेट करते हो, फर्स्ट सिचुएशन में सेलिंग प्राइस घट गया है 5% से, तो जहां 80 रुपए था वहां पे वो 76 ही हो गया। अब मटेरियल और कन्वर्जन में तो कोई चेंज नहीं है, इनफैक्ट कमीशन में भी चेंज नहीं है। कमीशन तुम आज भी 10% ही दे रहे हो, बट क्योंकि 10% ऑफ सेलिंग प्राइस था, जब 80 रुपए का सेलिंग प्राइस था तो 8 रुपए हुआ, जब 76 का सेलिंग प्राइस हो गया तो 7.6 ही बचा ना भाई। तो वो पहले ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 में क्या करना है, 80 रुपए का सेलिंग प्राइस तो है ही, मटेरियल कन्वर्जन में कोई चेंज नहीं है, बट इस बार मार्जिन बढ़ा दिया। मार्जिन बोले 20% ओवर एग्जिस्टिंग रेट, पर 20% का मतलब ये नहीं है तुम 10% प्लस 20% 30% उसको दे रहे हो, ना ना ना, तुम 10% दे रहे थे, 10% ऑफ 20% तुम दे रहे हो, और तो ऐसे करके 12% हो गया। समझ में आ रहा है? और आ जाएगा तुम्हें कंट्रीब्यूशन। समझ में आया? सिंस ऑप्शन नंबर 2 में कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, तो मतलब वो अपने को डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अचीव करने में कम यूनिट्स लेगा, इसके लिए ऑप्शन 2 चूज कर। समझा गया? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आधे पेज का सोल्यूशन है। देख भाई, अगर तू इतना लिखता है ना तो इट इज अ स्मार्टर सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू एंड गुड मार्क्स, है ना? चल क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं, उसके बाद आई थिंक वी हैव एन अदर कॉन्सेप्ट। 51 के बाद अलग कॉन्सेप्ट है, तो 51 के बाद वाला फिर देखते हैं क्या करना है, ठीक है ना? चलो।